हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका लर्निंग विद गौतम यूट्यूब चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं बिहार बोर्ड क्लास 12 हिंदी के इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को, जिसमें कि हम करेंगे हिंदी के लघु उत्तरीय प्रश्न उत्तर को, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न रहने वाला है। तो आप लोग वीडियो को अच्छे से ध्यानपूर्वक और लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इसमें से कई सारे क्वेश्चन आपको डायरेक्ट बोर्ड एग्जाम में भी देखने को मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। और पहला क्वेश्चन है हमारा कि उसने कहा था कहानी कितने भागों में बटी हुई है, और कहानी के कितने भागों में युद्ध का वर्णन किया गया है। तो उसने कहा था जो कहानी है ये 5 भागों में बटी हुई है, और कहानी के दूसरे, तीसरे और चौथे भाग में युद्ध का वर्णन किया गया है। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग इस तरह से याद रख सकते हैं, जैसे आपका हाथ का जो हथेली है, हथेली में उंगली कितना होता है, तो उंगली 5 होता है, 1 2 3 4 और 5। तो पहला अंगूठा वाला होता है और लास्ट वाला छोटा वाला उंगली होता है। तो इस तरह से आप लोग याद रखिएगा कि जो बीच का 3 उंगली होता है, बड़ा उंगली, इससे याद रखिएगा कि कहानी का जो दूसरा भाग है, कहानी का जो तीसरा भाग है और कहानी का जो चौथा भाग है, यानी कि अपना आपका जो दूसरा उंगली है, तीसरा उंगली और चौथा उंगली है, ये तीनों उंगली से याद रखिएगा कि कहानी के दूसरे, तीसरे और चौथे भाग में युद्ध का वर्णन किया गया था। और जो कहानी का पहला भाग है, यानी कि जो आपका अंगूठा हुआ, और कहानी का जो लास्ट वाला भाग है, यानी कि छोटा वाला उंगली है, उससे याद रखिएगा इस भाग में युद्ध का वर्णन नहीं किया गया था। ठीक है, इस तरह से आप लोग याद रख सकते हैं, कभी नहीं भूलिएगा कि कहानी का जो दूसरा भाग था, तीसरा भाग था और चौथा भाग था, उसमें युद्ध का वर्णन किया गया, और कहानी के पहले भाग में और लास्ट वाला भाग में जो अंतिम भाग है, 5वां भाग, उसमें युद्ध का वर्णन नहीं किया गया था। अब अगला क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि बुद्ध ने आनंद से क्या कहा। तो बुद्ध ने आनंद से कहा था कि आनंद, मैंने जो धर्म चलाया था वो 500 सहस्त्र वर्ष तक चलने वाला था, किंतु अब केवल 500 वर्ष ही चलेगा। क्यों चलेगा? क्योंकि मैंने नारियों को भिक्षुणी बनने का अधिकार दे दिया है। बुद्ध ने आनंद से क्या कहा था? तो बुद्ध ने कहा था, आनंद यानी कि बुद्ध जो थे, इन्होंने आनंद से कहा था कि मैंने जो धर्म चलाया था ना आनंद, वो 500 सहस्त्र वर्ष तक चलने वाला था, लेकिन अब 500 वर्ष ही चलेगा। क्योंकि मैंने क्या किया? बुद्ध ने ऐसा कहा कि मैंने क्या किया कि नारियों को भिक्षुणी बनने का अधिकार दे दिया है, इसलिए जो धर्म मैंने चलाया तो वो 500 सहस्त्र वर्ष तक चलने वाला था, वह केवल अब 500 वर्ष ही चलेगा। यही कहा था बुद्ध ने आनंद से। और देखिए, आप लोग के लिए जो पीडीएफ है वो तैयार कर दिए ऑलरेडी, कई सारे बच्चे इस पीडीएफ को ले चुके हैं। आप लोग भी चाहें तो इस पीडीएफ को ले सकते हैं। पीडीएफ को लेना किस तरह से है, तो ये देख सकते हैं, ये नंबर है 7903820891। इस नंबर पे आप लोग मैसेज करके इस पीडीएफ को ले सकते हैं। पीडीएफ का जो प्राइस है वो सिर्फ और सिर्फ 25 रुपये है। आपका जो भी सब्जेक्ट हो, 5 सब्जेक्ट, इसमें से 10 सब्जेक्ट का पीडीएफ तैयार है। जैसे आपका 10 सब्जेक्ट जो भी हो, इसमें से 5 सब्जेक्ट जो भी हो, हिंदी हो, हिस्ट्री हो, पॉलिटिकल साइंस हो, इंग्लिश हो, ज्योग्राफी हो, म्यूजिक हो, होम साइंस हो, साइकोलॉजी हो, सोशोलॉजी और इकोनॉमिक्स हो, इसी 10 में से आपका कोई 5 सब्जेक्ट होगा, और ये पांचों सब्जेक्ट का पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगा सिर्फ और सिर्फ 25 रुपये में, जिसमें कि आप लोगों को ऑब्जेक्टिव मिलेगा और सब्जेक्टिव मिलेगा। 25 रुपये इसलिए प्राइस है इसका, ताकि हर एक बच्चा इस पीडीएफ को ले सके और अच्छे तरीके से अपनी तैयारी को कर सके। इसलिए इस पीडीएफ का जो प्राइस है वो सिर्फ और सिर्फ 25 रुपये रखें, ताकि हर एक बच्चा इसको अफोर्ड कर सकेगा और इस पीडीएफ को ले सकेगा और अपने एग्जाम में अच्छे नंबर ला सकेगा। और पीडीएफ को लेना कैसे, तो बता दिए कि ये नंबर है 7903820891। इस नंबर पर आप लोग फोन पे, गूगल पे, पेटीएम कुछ भी कर सकते हैं। जैसे फोन पे, गूगल पे या पेटीएम ये नंबर डालिएगा, उसमें नाम आ जाएगा गौतम कुमार, उसमें आपको 25 रुपये से डाल देना और उसका स्क्रीनशॉट लेकर के इसी नंबर के व्हाट्सएप पे आप लोग को उसका स्क्रीनशॉट भेज देना है और अपना सब्जेक्ट बता देना, और आप लोग को पीडीएफ मिल जाएगा। समझ गए? तो इस तरह से आप लोग को पीडीएफ ले लेना है। और पीडीएफ में आप लोग को सब्जेक्टिव मिलेगा और ऑब्जेक्टिव भी मिलेगा, दोनों मिलेगा। जैसे आप लोग कोई भी 5 सब्जेक्ट का पीडीएफ लीजिएगा तो उसमें हिंदी तो होगा ही, हिंदी में देख सकते हैं कि आपको 650 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेगा, लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय और 100% व्याख्या वाला जो क्वेश्चन है वो 100 क्वेश्चन मिलेगा। और इतना अगर आप लोग कर लेते हैं तो आपके हिंदी में 99% जो क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में वो इसी पीडीएफ से रहेंगे। तो इस पीडीएफ को आप लोग जरूर से जरूर ले लीजिएगा और अपने एग्जाम में अच्छे से अच्छे नंबर ले आइएगा। और इस पीडीएफ को ऑलरेडी बहुत सारे बच्चे ले चुके हैं, आप भी ले सकते हैं। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि बिटिया कहाँ कहाँ पर लोहा पहचान पाती है। बिटिया जो रहती है वो लोहा कहाँ कहाँ पर पहचान पाती है, तो बिटिया अपने आसपास उपस्थित लोहों की पहचान पाती है। कहाँ कहाँ पर है, जैसे कि उसने उसके आसपास जो चिमटा था तो वो बताती है कि चिमटा जो है ये भी लोहा का है। उसके बाद वो कलछुल को बताती है कि ये भी लोहा का है बिटिया जो है। उसका अंगूठी, सडसी, दरवाजे का सकाल, कब्जे में लगी कील आदि, यानी कि और भी जगह वो बताती है यहाँ पर ये सब लोहा है। तो बिटिया कहाँ कहाँ लोहा पहचान पाती है, आप लोग अच्छे से याद रखिएगा कि कलछुल में, चिमटा में, अंगूठी में, सडसी में और दरवाजे की सकाल में, यानी कि दरवाजा का जो ऐसे बंद करने खोलने वाला रहता है उसमें, और कब्जे में जो लगी कील रहती है उसमें, और आदि, यानी कि और भी बहुत जगह पे बिटिया जो रहती है वो लोहा पहचान पाती है और बताती है कि इस समय वो लोहा पहचान गई है। अब अगला क्वेश्चन है हमारा, अगर हमें वाक शक्ति न होती तो क्या होता। अगर हमें वाक शक्ति मतलब होता है बोलने की शक्ति। अगर हमें बोलने की शक्ति नहीं होती, अगर हमें वाक शक्ति न होती तो पूरी पृथ्वी लुंज पुंज की अवस्था में किसी कोने में बैठी होती। वाक शक्ति यानी कि बोलने के द्वारा ही हम किसी से बात करते हैं, ये विभिन्न क्रियाकलाप करते हैं।
यानी कि विभिन्न तरह के काम करते हैं बोलने के द्वारा ही। अगर हम बोल ही नहीं सकेंगे तो किसी को कैसे कुछ कहेंगे, कोई भी काम हमें पूछना रहेगा, किसी से कुछ बताना रहेगा तो हम कैसे करेंगे, हमें बोलने का शक्ति रहेगा नहीं। तो अगर हम वाक शक्ति ही नहीं होगा तो हमारा जीवन का जो गति है रुक जाएगा और पूरा सृष्टि जो है वो गूंगी प्रतीत होगी। अगर पूरे सृष्टि में कोई कुछ बोलेगा ही नहीं तो पूरा सृष्टि क्या हो जाएगा, गूंगा हो जाएगा। पूरा सृष्टि ऐसा लगेगा जैसे कि सब गूंगा हो गया, इस तरह से हमें लगेगा और पूरी सृष्टि गूंगी हो जाएगी। विचारों का आदान प्रदान नहीं हो पाएगा, ना हम किसी को अपना विचार बता पाएंगे, ना किसी का विचार हम जान पाएंगे अगर किसी में वाक शक्ति नहीं होगा। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, अगर हमें वाक शक्ति यानी कि बोलने की शक्ति नहीं होगा तो क्या होगा। तो अगर हमें बोलने की शक्ति नहीं होगा तो पूरी पृथ्वी जो है वो लुंज पुंज की अवस्था में किसी कोने में बैठा रहेगा, चुपचाप कोई एक कोना में बैठा रहेगा। अभी किसी को कोई काम नहीं रहता है तो किसी से बातचीत करने के लिए चला जाता है, कोई काम नहीं तो चलो किसी से बातचीत कर लेते हैं। लेकिन अगर वाक शक्ति रहेगा ही नहीं, बोलने की शक्ति रहेगा ही नहीं तो लोग किसी से क्यों बात करने के लिए जाएंगे, वो किसी कोने में चुपचाप बैठे रहेंगे। वाक शक्ति के द्वारा ही हम किसी से बात करते हैं और विभिन्न काम करते हैं। कोई भी काम करना होता है तो हम किसी को कुछ बोलेंगे तभी काम कर सकेंगे, लेकिन हमारे बोलने की शक्ति रहेगी नहीं तो हम कुछ काम नहीं कर सकेंगे। हमारा जो जीवन का पूरा गति है वो रुक जाएगा और पूरी सृष्टि जो है वो सृष्टि यानी कि पूरी जो दुनिया है वो लुंज पुंज की अवस्था में किसी कोने में बैठी रहेगी, समझ गए ना। और पूरी सृष्टि गूंगी हो जाएगी। विचारों का जो आदान प्रदान है हम किसी को कुछ न बता पाएंगे न किसी से कुछ सुन पाएंगे। तो इसका आंसर इस तरह से आप लोग लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि नारी की पराधीनता कब से आरंभ हुई। पराधीनता मतलब होता है पतन। नारी की जो पराधीनता थी आरंभ कब से हुई, शुरू कब से हुई। तो नारी की पराधीनता तब से आरंभ हुई जब मानव जाति ने कृषि का आविष्कार किया। इसके चलते नारी घर में और पुरुष बाहर काम रहने लगा। यहाँ से जिंदगी दो टुकड़ों में बट गई। घर का जीवन सीमित हो गया और बाहर का जीवन असीमित हो गया। कृषि के साथ ही नारी की पराधीनता आरंभ हो गई थी। सिंपल सा क्वेश्चन था कि नारी की जो पराधीनता है, पतन है, वो कब से शुरुआत हुआ था, इसकी शुरुआत कब से हुई थी। तो नारी की पराधीनता तब से आरंभ हुई थी यानी कि तब से शुरू हुई थी जब से मानव जाति ने क्या किया, कृषि का आविष्कार किया। यानी कि बहुत ही पहले से, जिस समय कृषि का आविष्कार हुआ था उसी समय से नारी की पराधीनता जो थी वो शुरू हो गई थी। कैसे शुरू हो गई थी, अब नारी जो क्या करने लगी थी, जैसे कृषि का काम शुरू हुआ तो पुरुष जो थे वो खेत में जाकर कृषि का काम करने लगे, खेती का काम करने लगे, और नारी जो थी वो घर का काम करने लगी। घर का जो भी काम रहता था वो नारी करने लगे और पुरुष जो था वो बाहर का काम करने लगा। तो पुरुष क्या करता था, बाहर के अनेक सारे काम करता था। अगर नारी क्या करती थी, वो घर का जितना काम था मतलब घर के भीतर ही जो काम होता था बस उतना ही करती थी, और पुरुष बाहर जाकर के उसको जो भी करना होता था वो कर सकता था। इसलिए तभी से जब से कृषि जाति का मानव जाति ने जब से कृषि का आविष्कार किया तभी से नारी की पराधीनता आरंभ हो गई, समझ गए। और यहाँ से जिंदगी क्या हो गई, दो टुकड़ों में बट गई थी। घर का जीवन सीमित हो गया था यानी कि नारी जो थी वो सिर्फ घर में ही काम करती थी, और बाहर का जीवन असीमित हो गया था जो कि पुरुष काम करता था, बाहर में कोई कुछ भी काम कर लेता था, और नारी को इतना ही काम था कि वो घर में जो भी काम हो वो कर लेगी। और कृषि के विकास के साथ साथ ही नारी की पराधीनता आरंभ होगी यानी कि शुरू हो गई। अगला क्वेश्चन है हमारा कि तिरिच क्या है और कहानी में यह किसका प्रतीक है। तिरिच जो है वो क्या होता है और कहानी में किसका प्रतीक है। तो तिरिच जो होता है एक छिपकली प्रजाति का जहरीला लिजार्ड होता है जिसे हम लोग विषखाबर भी कहते हैं, और कहानी में यह किस चीज़ का प्रतीक है। तिरिच कहानी के लेखक जो कि उदय प्रकाश है, उस कहानी में जो तिरिच रहता है वो किस चीज़ का प्रतीक रहता है। तो कहानी में यह विश्वासों और रूढ़ियों का प्रतीक रहता है। यह कहानी में प्रचलित है विश्वासों और रूढ़ियों का प्रतीक। याद रखिएगा, तिरिच जो होता है विषखापर होता है। आप लोग कई बार देखे भी होंगे तिरिच को। तिरिच जो होता है एक छिपकली के जैसे ही होता है लेकिन छिपकली से थोड़ा बड़ा होता है, समझ गए ना। उसी को हम लोग विषखापर भी कहते हैं या तिरिच भी कहते हैं, और ये जहरीला लिजार्ड होता है। और ये कहानी में किस चीज़ का प्रतीक है, तो तिरिच जो है कहानी में विश्वासों और रूढ़ियों का प्रतीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि कवित्री स्वयं को असहाय और विवश क्यों कहती है। कवित्री यानी कि जो सुभद्रा कुमारी चौहान है वो स्वयं को असहाय और विवश क्यों कहती है। वो इसलिए कहती है कि उसके पुत्र की आकस्मिक मृत्यु हो गई है किसी कारण से। वह चाहकर भी कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान अपने पुत्र की रक्षा नहीं कर सकती है, इसलिए वो स्वयं को असहाय और विवश कहती है। इसका आंसर आप लोग इस तरह से लिख सकते हैं कि कवित्री स्वयं को असहाय और विवश इसलिए समझती है क्योंकि उसने अपने पुत्र को दुनिया की सारी कष्टों से बचाने का प्रयास किया, फिर भी उसकी मृत्यु प्राप्त हो जाता है। यानी कि उसका जो पुत्र है कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान का पुत्र, वो मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, इसलिए कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान जो है वो अपने आप को असहाय और विवश कहती है। दूसरा पॉइंट क्या है, उसने अपने पुत्र की रक्षा के लिए देवताओं से भी विनती किया लेकिन फिर भी उसका पुत्र जीवित नहीं बच सका। किसने विनती किया, तो सुभद्रा कुमारी चौहान ने बहुत सारी विनती की देवताओं से भी, फिर भी उसका पुत्र बच नहीं सका, इसलिए सुभद्रा कुमारी चौहान जो है स्वयं को असहाय और विवश कहती है। अगला पॉइंट है कि माँ के सामने उसका पुत्र यानी कि छीन चुका है और वो कुछ नहीं कर सके, इसलिए कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान जो है वो स्वयं को असहाय और विवश मानती है। याद रखिएगा, इन्हीं कारणों से कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान जो अपने आप को असहाय और विवश कहती है।
अब अगला क्वेश्चन है हमारा कि डायरी क्या है। तो डायरी हिंदी साहित्य की वह विधा है जिसमें कि व्यक्ति अपने मन की बातों को कागज पर उतारता है। डायरी क्या होता है? तो डायरी साहित्य का वह विधा होता है जिसमें हमारे मन में जो भी चलता रहता है, दिन भर में जो भी हमारे मन में होता है उस सबको हम क्या करते हैं? डायरी में रात को लिख लेते हैं। फिर अगले दिन हमारे मन में जो भी होता है, हमारे साथ जो भी घटना घटता है उसको हम क्या करते हैं? तो अपने डायरी में लिख लेते हैं। यानी कि व्यक्ति अपने मन की बात को जो लिखता है उसी को हम लोग डायरी कहते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है कि डायरी क्या है। तो डायरी हिंदी साहित्य की वह विधा है जिसमें व्यक्ति अपने मन की बातों को कागज पर उतारता है या फिर लिखता है। अब अगला क्वेश्चन है हमारा कि मानव स्वयं को वैसी और जानवरों से बढ़कर क्यों कहता है। तो मानव स्वयं को वैसी और जानवरों से बढ़कर दुश्मनों के लिए कहता है क्योंकि वह दुश्मन को नहीं मारेगा तो दुश्मन उसे मार देंगे। सिंपल सा क्वेश्चन था कि मानक जो रहता है सिपाही की माँ, जो कि एकांकी है, जिसके लेखक मोहन राकेश है, उसका जो पात्र है मोहन राकेश के एकांकी का पात्र जो है मानक, वो मानक के स्वयं को यानी कि अपने आप को वैसे जानवरों से बढ़कर इसलिए कहता है क्योंकि वह दुश्मन को नहीं मारेगा तो दुश्मन जो होंगे वो मानक को मार देगा। अब अगला क्वेश्चन करते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भगत सिंह ने कैसी मृत्यु को सुंदर मृत्यु कहा और वे आत्महत्या को कायरता क्यों कहते हैं? इस संबंध में उनके विचार स्पष्ट करें। किनके? तो भगत सिंह के। भगत सिंह जो है वो कैसी मृत्यु को, किस तरह की मृत्यु को सुंदर मृत्यु कहते हैं और वो आत्महत्या को कायरता क्यों कहते हैं? इस संबंध में उनके विचार स्पष्ट करें। तो सरदार भगत सिंह देश सेवा के बदले में दी गई फांसी को सुंदर मृत्यु कहते हैं। भगत सिंह आत्महत्या को कायरता कहते हैं क्योंकि कोई भी व्यक्ति जो आत्महत्या करेगा वह थोड़ा सा दुख कष्ट सहने के चलते करेगा, वह अपना समस्त जीवन एक क्षण में खो देगा। सिंपल सा क्वेश्चन था हमारा कि भगत सिंह ने कैसी मृत्यु को सुंदर मृत्यु कहा है। तो भगत सिंह ने, सरदार भगत सिंह ने देश सेवा में दी गई, देश सेवा के बदले दी गई जो फांसी होती है उसी को सुंदर मृत्यु कहा है। और भगत सिंह आत्महत्या को कायरता इसलिए कहते हैं कि कोई आत्महत्या क्यों करेगा, उसको थोड़ा सा कष्ट होगा, अपने थोड़ा सा कष्ट कर लिए क्या करेगा, कोई आत्महत्या कर लेगा, एक क्षण में वो अपना जीवन को खो देगा। लेकिन वो जीवन को बचा करके रखेगा तो अपने देश के लिए बहुत कुछ कर सकता है। तो ये भगत सिंह का इस संबंध में यही विचार था कि अगर कोई आत्महत्या करेगा तो थोड़ा सा कष्ट दुख सहने के चलते करेगा, लेकिन अगर इससे क्या होगा, वो अपना समस्त जीवन जो है वो एक पल में खो देगा। लेकिन अगर अपने जीवन को कोई व्यक्ति बचा कर रखेगा तो देश के लिए और भी कुछ कर सकता है। तो यही विचार थे भगत सिंह के आत्महत्या को कायरता कहने के संबंध में। समझ गए? तो ये 10 क्वेश्चन थे। ये 10 क्वेश्चन को अगर आप लोग कर लेते हैं तो इसमें से 2-3 क्वेश्चन आप लोग को बोर्ड एग्जाम में जरूर देखने को मिल ही जाएगा, फिक्स है। अब देखिए 10 क्वेश्चन करवा दिए आप लोगों को और अगले वीडियो में आप लोगों के लिए इसका जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होता है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर में जो दीर्घ उत्तरीय 5 नंबर वाला क्वेश्चन होता है वो करवाएंगे। आशा करता हूँ आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। और पीडीएफ के बारे में आप लोग को बता दिए कि पीडीएफ किस तरह से लेना है। इसमें आप लोगों को हर एक सब्जेक्ट का पीडीएफ मिलेगा, जो भी आपका 5 सब्जेक्ट है 5 सब्जेक्ट का पीडीएफ मिलेगा, ऑब्जेक्टिव मिलेगा और सब्जेक्टिव मिलेगा। और इस नंबर पर आप लोग मैसेज कर सकते हैं। नंबर देख लीजिए 7903820891। इस नंबर पर आप लोग मैसेज करके उसके बाद इसको पीडीएफ को ले सकते हैं। तो आशा करता हूँ आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए वीडियो के साथ।